देखो 11.3 जो है वो प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ है। ओके, तो इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसमें प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, सारे फॉर्मूले सब डिस्कस कर लिए। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल्स टू द प्लेन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मैं एक फॉर्मेट याद दिला दूं, प्लेन का इक्वेशन किस फॉर्म पे होता है। देखो वेक्टर फॉर्म होता है प्लेन के इक्वेशन का, वेक्टर आर इंटू वेक्टर एन कैप इक्वल टू डी। तो अगर ये फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म है प्लेन के इक्वेशन का, तो अगर ये फॉर्म है उस केस पे एन कैप जो होता है वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है। एन कैप क्या होता है? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और डी जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम ओरिजिन होता है। ठीक है, पहला फॉर्मेट तो ये मिलता है हमको कई बार। दूसरा फॉर्मेट प्लेन के इक्वेशन का हमको इस टाइप का मिलता है, वेक्टर आर इंटू वेक्टर एन इक्वल टू डी। देखो ऐसे सिचुएशन में एन जो वेक्टर होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर नहीं होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है केवल। और जो डी होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता है, वो होता है एनी कांस्टेंट। वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। इस वाले डी में और इस वाले डी में फर्क है। ठीक है, ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो कौन से सिचुएशन में जो डी होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो हम जो लेफ्ट साइड है वो देखेंगे। आर के साथ जो वेक्टर रखा है वो चेक करेंगे यूनिट वेक्टर है या जनरल वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो डी जो रखा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, और अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो उस केस पे डी कोई भी कांस्टेंट है। ये तो वेक्टर फॉर्म था। कार्टेशियन फॉर्म में हमको, जैसे इसी को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के। एन कैप या एन वेक्टर, तो ये मान लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू डी। तो जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों वेक्टर्स का तो क्या हो जाएगा? देखो दो चीजें हैं। पहला मान लो इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे ए बी सी नहीं होगा, यहाँ पे एल एम एन होगा, एल एम एन होगा। क्योंकि देखो ये एन कैप है, एन कैप है मतलब एन कैप का मतलब होता है वेक्टर एन अपॉन एन का मॉड्यूलस से डिवाइड। तो इसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो डायरेक्शन को साइन देंगे, है ना, और इसके जो कोएफिशिएंट होंगे वो डायरेक्शन रेशियो देंगे। इसका जो एन वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होगा उससे क्या मिलेगा? डायरेक्शन रेशियो। और एन कैप का जो स्केलर कंपोनेंट होगा उससे डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। तो अगर इस वाले के साथ कार्टेशियन फॉर्म बनाना है तो एल एम एन लेंगे कोएफिशिएंट, और इक्वेशन मिलेगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। एंड एल एम एन जो होंगे वो होंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर। और अगर इसको लेके आगे जाना है तो कैसे लिखेंगे? आर और एन वेक्टर, तो यहां पे लिखेंगे ए एक्स मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल टू डी। अब आर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। और यहां पे जो ए बी सी होंगे वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर होंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। चार चीजें हैं, क्या क्या एक बार फिर से सुन लो जल्दी से। वेक्टर फॉर्म में दो फॉर्म है और कार्टेशियन फॉर्म में दो फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में अगर प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है या दिया हुआ है और वो इस फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में? वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं? हम ये चेक करेंगे आर के साथ जो वेक्टर रखा है वो यूनिट वेक्टर है या जनरल वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो उस केस पे वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा, और जो डी होगा आरएचएस पे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन होगा। पहली बात। अब इस वाले फॉर्म से अगर हम कार्टेशियन फॉर्म बनाते हैं तो यहां पे हमको डायरेक्शन को साइन मिलेगा नॉर्मल वेक्टर का। ठीक है, क्योंकि एन कैप जो है वो ये फॉर्मूला लेगा,
है ना। तो मतलब इसके सारे कोएफिशिएंट में अगर हम ए बी सी ले भी ले तो डिवाइडेड बाई क्या होगा, एन कैप का मॉड्यूलस होगा, एन कैप का मॉड्यूलस होगा। तो इसको हमको एल बोलना है, इसको एम बोलना है और इसको एन बोलना है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाले फॉर्म से ले हुए तो डायरेक्शन कोसाइन का वो मिलेगा, और अगर इस वाले फॉर्म से लोगे तो फिर डायरेक्शन रेशियो मिलेगा नॉर्मल वेक्टर का। ये बात क्लियर, पहले इतना बताओ। यस सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो। यस सर। गुड, पहला क्वेश्चन देखो। देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं इन एक्सरसाइज के, जितने भी क्वेश्चंस हैं जनरली बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, वैसे सारे पार्ट्स तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि सारे पार्ट्स करूंगा तुम्हें वो बैकफायर करेगा, तुम सीखोगे कुछ नहीं। मैं एक एक दो दो बता देता हूं, या कभी कभी ऐसा भी होगा सिर्फ एक बताऊंगा बाकी सारे करने रहेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम सर पे है। जितने क्वेश्चन खुद से करोगे उतना बेनिफिशियल है। मेरे से क्या करो, बस हिंट ले लो। तो जैसे पहला है, हम हर बार करते हैं z इक्वल टू 2। करना क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो मतलब हमको इस फॉर्म पे ले आना है, ठीक है। तो इसको ले आए उस फॉर्म पे, 0x 0y और 0z इक्वल टू 2। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म पे सेपरेट करते हैं, r और n इक्वल टू d, ठीक है। देखो r तो यहां से कैसे मिलेगा, x y z के साथ मिलेगा। तो इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, r कैप सॉरी r वेक्टर इंटू n कैप। अब देखो r वेक्टर कैसे लिखेंगे, r वेक्टर लिखेंगे xi प्लस yj और zk, है ना, डॉट प्रोडक्ट। अब जो कोएफिशिएंट है वो ले लो 0 0 0, z के साथ 1 रहेगा डेफिनेटली। तो ये होगा 0i 0j एंड 1k इक्वल टू 2। तो इस फॉर्म से मैच करो, ये क्या यूनिट वेक्टर है, चेक करो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है क्या, मैग्नीट्यूड चेक करो, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये 1 आ रहा है। मतलब ये हमारा यूनिट वेक्टर दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है r वेक्टर इंटू एन कैप इक्वल टू डी वाला, है ना। ये श्योर हो गया कि यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है यहाँ पे, है ना। अगर 1 नहीं होता तो फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके इसको यूनिट वेक्टर बनाते, ठीक। तो अब देखो बस इक्वेट करना है। तो उस केस में हमें ये श्योर कर दिया कि ये वाला फॉर्म हमको दिख रहा है। ये वाला फॉर्म अगर दिख गया तो फिर एन वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल, ठीक। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल क्या होंगे, 0, 0, 1 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये तो d डायरेक्टली ले लेंगे यहां से, कितना होगा 2 यूनिट्स। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। एक पार्ट ऐसा कर लेते हैं जैसे सी पार्ट, देखो इसमें यूनिट वेक्टर नहीं है तो इसके लिए क्या करना चाहिए वो देख लो। सी पार्ट, सी पार्ट में जो इक्वेशन है वो हमको इस तरीके से दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5। तो पहला काम क्या करें, हम ये फॉर्म पहले बना लेते हैं और ये चेक करते हैं कि n कैप दिया है या n वेक्टर दिया है। तो इसको कैसे लिखोगे, xi yj और zk, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i प्लस 3j माइनस 1k, तो केवल k लिख दे इक्वल टू 5। इस वाले से तो यही बनेगा ना, बोलो। यस सर। तो ये देखो r वेक्टर, और क्या ये n कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड चेक करो, नो सर, एन मैग्नीट्यूड 1 नहीं वेक्टर हो है, गई। ये n वेक्टर है इक्वल टू d है। तो ये n वेक्टर है, हमें क्या करना चाहिए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना चाहिए तभी तो n कैप बनेगा। तो n का मैग्नीट्यूड निकाल लो, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 और 9 13 और 1 14, रूट 14। तो रूट 14 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड पे। तो ये हो गया xi yj और zk, इधर लिखेंगे 2 अपॉन रूट 14 i कैप, 3 अपॉन रूट 14 j कैप, माइनस 1 अपॉन रूट 14 k कैप इक्वल टू 5 अपॉन रूट 14।
तो अब ये फॉर्म मिल गया हमको आर वेक्टर इंटू एन कैप इक्वल टू डी, यस और नो? क्योंकि अभी जो हमने लिखा है, देखो मैं ग्रीन से सर्कल करता हूं, अभी जो हमने वेक्टर लिखा है वो यूनिट वेक्टर है, देख रहे हो ना? तो अब ये यूनिट वेक्टर अगर हो गया तो इसके जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या क्या होंगे? 2/√14, 3/√14 एंड -1/√14, ये हो गया। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 5/√14 यूनिट्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अभी यस सर। चलो ए और सी कॉपी कर लो, बाकी के लिए स्पेस छोड़ दो, जगह छोड़ दो। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सारे 4 भी, पहले 2 देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 और 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में find the vector equation of a plane which is at a distance 7 units from the origin and normal to the vector is this, normal to the vector is this। तो नॉर्मल वेक्टर दे दिया, कितना दिया? 3i plus 5j minus 6k एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा दिया है इसने, डिस्टेंस 7 फ्रॉम द ओरिजिन। तो कहने का मतलब d है, ये d की वैल्यू है 7 यूनिट्स। तो क्या होता है फॉर्मूला? आर वेक्टर इंटू एन कैप इक्वल टू डी, यही फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। एन कैप निकालें पहले, एन कैप का फॉर्मूला एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। तो 3i प्लस 5j, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन निकल गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 3 अपॉन रूट के अंदर देखो 9, 25 और 36, ऐड करो जरा। सर √70। √70, तो 3 अपॉन √70 आई कैप प्लस 5 अपॉन √70 जे कैप माइनस 6 अपॉन √70 के कैप, ये हो गया हमारा एन कैप। ओके, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लें, आर वेक्टर इंटू एन कैप इक्वल टू डी। आर वेक्टर ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, एन कैप कैसे लिखते हैं? 3 अपॉन √70 आई कैप प्लस 5 अपॉन √70 जे कैप माइनस 6 अपॉन √70 के कैप इक्वल टू डी। डी कितना है? 7 अपॉन √70। नो नो नो, डिवाइड नहीं करेंगे, हमने एन कैप निकाल लिया है, एन कैप की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, ये डिवाइड नहीं करना है। तो ये हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हमने √70 से दोनों साइड डिवाइड नहीं किया है, इस फॉर्मूले में बस एन कैप की जरूरत थी, वो हमने निकाला है और यहां पे रख दिया है। और ये जो डी है ऑलरेडी श्योर कर रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ऑर्डिनरी कांस्टेंट नहीं है, इसने बोला है क्लियर कट, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो मैं एक सेकंड कर देता हूं और थर्ड कर देता हूं, ठीक है? फर्स्ट सिंपल है, ट्राई कर लोगे, वैसे बी पार्ट भी कर लोगे, बी पार्ट में भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। थर्ड का सर एक ही थर्ड करवा दो बस। थर्ड करवा दो ना बस। हम्म, देखो थर्ड में आर की जगह पे क्या लिखोगे? आर की जगह पे लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप, ये हो गया आर। और बाकी एन वेक्टर तो ऐसे लिखा हुआ है, अब देखना पड़ेगा यूनिट है कि नहीं, उससे कोई हमें कोई आर्गुमेंट भी नहीं है, यूनिट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। s माइनस 2t आई कैप, 3 माइनस टी जे कैप और 2s प्लस टी के कैप इक्वल टू 15। चलो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो x इंटू एस माइनस 2t प्लस वाई इंटू 3 माइनस टी प्लस z इंटू 2s प्लस टी इक्वल टू 15। इक्वेशन अरेंज करके लिख लें, तो s माइनस 2t इंटू एक्स
3 माइनस टी इंटू वाई प्लस 2s प्लस टी इंटू जेड इक्वल टू 15। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये सी पार्ट है। ए पार्ट भी देख ही लो, सॉरी ए पार्ट नहीं, बी पार्ट। बी पार्ट में आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के, उसके साथ 2i 3j माइनस 4k इक्वल टू 1। क्या इक्वेशन बनेगी, निकालो डॉट प्रोडक्ट। 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, कॉपी करो जल्दी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं एक पार्ट कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा लंबा है, बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ क्वेश्चन। In the following cases, find the coordinates of foot of perpendicular drawn from the origin. Origin से foot of perpendicular का coordinate find करना है। 4 पार्ट्स हैं, बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है। मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूं। लंबा होता है क्वेश्चन, ये अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको आराम से करेंगे, समझ समझ के। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का ए पार्ट। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखा है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा 3D स्पेस है। प्लेन कुछ ऐसे मान लेते हैं, जैसा हमेशा हम प्लेन जैसे लेते हैं वैसे ही प्लेन ले रहे हैं इस बार भी। ये मान लिया हमारा वो प्लेन है। y एक्सिस, x एक्सिस और ये रहा z एक्सिस, ये पॉइंट ओरिजिन है। करना क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। मतलब प्लेन पे, अच्छा ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब कहने का कि ओरिजिन से इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर हो, उस परपेंडिकुलर के फुट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कहने का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसका फुट बताना है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल भी होता है सर, तो नॉर्मल का और प्लेन का इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सर। हाँ, काफी हद तक, वेरी गुड वेरी पॉइंट गुड। मिलेगा। हाँ तो करेक्ट करेक्ट। हम भी क्या करेंगे, हम अपने नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे और उसको इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर से इक्वेट करेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा। देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं प्लेन पे, ये मान लिया OF परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, ओके। तो F पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। O पॉइंट प्लेन पे नहीं है, O पॉइंट प्लेन पे नहीं है, ध्यान रखना, O पॉइंट प्लेन पे नहीं है, F पॉइंट प्लेन पे है, ओके। तो OF को हमने मान लिया नॉर्मल वेक्टर, इसको मान लिया क्या, नॉर्मल वेक्टर। एंड F जो पॉइंट है x1 y1 z1 be the foot of perpendicular, ओके। तो n वेक्टर या OF वेक्टर क्या होगा, अगर उसका पोजीशन दिया हो, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ये हमारा OF हो गया, है ना। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12 कर लेते हैं इसको, क्योंकि d RHS में रखे तो अच्छा रहेगा, ओके। अब इसको जरा इस फॉर्म पे ब्रेक करो, r वेक्टर इंटू n वेक्टर इक्वल टू d, कैपिटल D लेते हैं कंफ्यूजन हटाने के लिए। स्मॉल d हमारे माइंड पे बैठा हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है ना। तो अभी देखो यहाँ पे n वेक्टर हम लिख रहे हैं, n कैप नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है 2, 3, 5 n वेक्टर मिलने वाला है ना।
तो जरा इसको हम इस फॉर्म पे लिखें और n वेक्टर यहां से इक्वेट करें, कितना होगा? n वेक्टर यहां से होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब क्या है, बच्चे इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, इसको और इसको, और आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो इक्वेट नहीं कर पाएंगे, दो वेक्टर्स पैरेलल भी तो हो सकते हैं। जैसे मान लो इसका जो नॉर्मल है और ये जो परपेंडिकुलर है, दोनों पैरेलल भी तो हो सकते हैं। इनफैक्ट दोनों पैरेलल ही होंगे, क्योंकि इस पे नॉर्मल एक तो नहीं है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स हैं। ठीक है, इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स हैं। यहां से भी एक नॉर्मल बना सकते हैं इस तरीके से, एक नॉर्मल ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से, एक ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से। इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स हैं, उनमें से कौन सा नॉर्मल हमें चाहिए? वो नॉर्मल जो ओरिजिन से पास करता हो, जो ओरिजिन से ड्रॉप किया गया हो। तो ओरिजिन से इस प्लेन पे एक ही नॉर्मल बन सकता है, ठीक है, उसका हमको पॉइंट एफ का कोऑर्डिनेट चाहिए। ओके, तो देखो एक लाइन लिखेंगे यहां पे, एज द प्लेन हैव infinite number of normals, infinite number of normals, and every normal is parallel। ये कैसे, ये कैसे हुआ? देखो मैं 2D में समझाता हूं। मान लो ये रेक्टेंगल है, अब इस नीचे वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करो। ये सारे आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो अगर एक प्लेन पे बहुत सारे नॉर्मल्स ड्रॉ करे गए हैं, तो वो सारे नॉर्मल्स क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, आपस में पैरेलल होंगे। तो यहां पे जो इक्वेशन 1 है और जो इक्वेशन 2 है, वो दोनों नॉर्मल्स क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। आपस में क्या है? पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, याद है तुमको? And Yes, direction sir. ratios of two parallel lines, two parallel vectors are proportional। ठीक है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब x1/2 इक्वल होगा y1/3 इक्वल होगा z1/4 के। ये प्रोपोर्शनल होंगे, और इनको हमने लैम्डा से इक्वेट कर लिया। लैम्डा कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है, पर लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट। अब ये लैम्डा निकालना है। चलो यहां से एक काम करो, x1 को ले लो 2 लैम्डा, y1 को 3 लैम्डा, और z1 को ले लो 4 लैम्डा। अब ये x1 y1 z1 प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना, पॉइंट f के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, f के कोऑर्डिनेट है। अब f तो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट भी लाई करेंगे प्लेन पे। आगे देखो ग्रीन से, नाउ as f lies on the plane, f अगर पॉइंट प्लेन पे लाई करता है तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 लैम्डा, 3 इंटू 3 लैम्डा, 4 इंटू 4 लैम्डा इक्वल टू 12। ऐसा होना चाहिए, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए वो। तो ये हो गया 4 लैम्डा, 9 लैम्डा और 16 लैम्डा इक्वल टू 12। यहां से लैम्डा निकल जाएगा 29, तो लैम्डा हो गया 12/29। यहां तक समझ आई बात? तो x1 y1 z1 देखो कैसे होगा ये। x1 हो गया 2 लैम्डा मतलब 24/29, y1 हो गया 3 बाई लैम्डा मतलब 36/29, और z1 है 4 लैम्डा मतलब 48/29। तो ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। समझ आई बात? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ए पार्ट कॉपी कर लो, बी सी डी जितने भी हैं वो सारे कर लेना।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करना है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू पॉइंट एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। दो पार्ट्स हैं, देखो फर्स्ट पार्ट वेक्टर फॉर्म पहले निकालेंगे, फिर कार्टेशियन फॉर्म निकल जाएगा। बी पार्ट इसका कर लेना, एक ही जैसा है। ए पार्ट देखो, फिफ्थ का ए पार्ट पॉइंट ए से पास कर रहा है ना। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया, 1 0 -2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन एन वेक्टर, पता नहीं एन कैप है कि क्या है, देखना पड़ेगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट and perpendicular to a vector, या passes through a plane, passes through normal दिया हो अगर, passes through the normal, मतलब normal of the plane अगर given है and that plane is passing through a certain point, हम निकाल सकते हैं plane का इक्वेशन। ये y है, ये x है, ये z है। तो देखो प्लेन कुछ ऐसा ले लेते हैं, मान लिया ये हमारा प्लेन है जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है। पॉइंट ए से ये प्लेन पास कर रहा है, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 0 1 -2 और इसका नॉर्मल भी दिया हुआ है, ये मान लिया ये इसका नॉर्मल है। तो एन वेक्टर दिया है, एन वेक्टर कितना दिया है, आई प्लस जे माइनस के। एक रैंडम पॉइंट पी मानते हैं पहले, जो फॉर्मूला हमने डिराइव करते वक्त देखा था वही तरीका हम यहां पे भी यूज कर रहे हैं। तो देखो क्या है फॉर्मूला, मैं डिराइव करके दिखा देता हूं कैसे, मतलब डेरिवेशन के थ्रू ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं बट वो सूट नहीं करेगा, तो इसको फॉर्मूले बना के ही करो, अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले एपी वेक्टर निकालो। एपी वेक्टर क्या होगा, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, है ना। तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर देखो, पॉइंट पी रैंडम पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो इसका आर वेक्टर और इसका मान लिया ए वेक्टर। तो ये हो गया वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। अब एपी ये प्लेन के अलोंग है और एन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। एपी वेक्टर है आर माइनस ए इंटू एन वेक्टर इक्वल टू 0, यही हमारे इक्वेशन था, यही हमारा डेरिवेशन के रिजल्ट, यही हमारा डेरिवेशन का रिजल्ट आया था। चाहते तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं बट वो देख लिया एक बार और हमने, अच्छा किया। अब रखो वैल्यू आर माइनस वेक्टर ए कितना है, देखो जरा वेक्टर ए यहां पे कैसे लिखोगे, वेक्टर ए है पॉइंट ए का पोजीशन, अच्छा ये कोऑर्डिनेट गलत लिख गया, ये 1 0 -2 है। तो वेक्टर ए कितना हो गया, आई प्लस 0j -2 के, तो ये हो गया, ये हो गया आई -2 के, ये आर माइनस ए हो गया, डॉट एन वेक्टर कितना है, आई प्लस जे माइनस के, एंड ये इक्वल टू 0। ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म के लिए आर की जगह पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस आई -2 के, ये तो आर माइनस ए हो गया, इसका डॉट निकालना है किसके साथ, आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0 करना है। देखो तो पहले वाले ब्रैकेट में आई एक साथ कर लें, x -1 आई कैप, y जे कैप और z माइनस माइनस प्लस, तो z +2 के कैप, ये पहला वेक्टर हो गया, और इनटू आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0। तो यहां देखो लिखते हैं, अब डॉट प्रोडक्ट बनाओ इसका, x -1 इंटू 1 तो x -1, y इंटू 1 तो y, और फिर
के कैप का मल्टीप्लीकेशन, तो -1 इंटू जेड प्लस 2, तो ये हो गया ऐसा इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन बन गई x प्लस वाई माइनस जेड। कॉन्स्टेंट देखो कितना कितना है, यहां से -1, यहां से -2, तो वो सब मिला के उधर चला गया, +3 हो गया। तो ये हो गया आंसर, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। तो फिफ्थ का ए पार्ट कंप्लीट हो गया, बी पार्ट तुम्हारे लिए होमवर्क है, कॉपी करो। नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 6, तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो आता है ना, वेक्टर में भी पढ़े थे। तो मैं 6th में ए और बी दो Yes. बस बता देता हूं कैसे करना है। 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन हमको आता है लिखना। देखो मैं सिर्फ समझा देता हूं, ओके। और 7th भी छोटा सा है, वो भी साथ ही हो जाएगा। 8th भी वैसे वैसा ही है, तो दम नहीं है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6th का फर्स्ट ए पार्ट। देखो ये पॉइंट ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, इस पॉइंट को सी मान लिया। पहली चीज तो ये होती है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक। क्या फॉर्मूला है, तो यहां लिखता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 non-collinear points। फर्स्ट वेक्टर फॉर्म, इसके फॉर्मूले याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी कैसे भी। वेक्टर आर माइनस ए, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ओके। बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ठीक है। ये हमारा इक्वल टू 0, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन का। और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, मैं समझा देता हूं कौन सी चीज कैसे निकालनी है। कार्टेशियन फॉर्म में हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट होता है x माइनस x1, ये इजी है याद रखना। फिर x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, और ऐसे ही y के साथ भी फिल कर लो, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। इसने कुछ बताया नहीं है कौन से फॉर्म में लिखना है, तो हमारी मर्जी है। अब देखो अगर तुम्हें ए पार्ट से करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है अगर, तो कैसे करोगे, कौन सा ए है, कौन सा आर है, कौन सा बी है। देखो आर का तो मतलब हमको पता ही है, आर क्या है, एक्स आई। वैसे वेक्टर फॉर्म में आर को एक्सपैंड नहीं करना पड़ता है ना, बट फिर भी मैं बता देता हूं। स्मॉल ए क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। वो कितना होगा, ए का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया वेक्टर ए। वेक्टर बी, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। कैसे निकलेगा पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, 6i प्लस 4j माइनस 5k। और सी क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, ये हो जाएगा -4i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। अब क्या करोगे, जैसे मान लो तुम्हें वेक्टर फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट वाला फॉर्म यूज करना है, तो यहाँ पे r माइनस ए लिख लोगे पहले। r ये है और a ये वाला है, मैं लिख ही देता हूँ, है ना, मैं लिख ही देता हूँ फर्स्ट पार्ट, बट सॉल्व नहीं करूंगा। जैसे देखो वेक्टर फॉर्म में अगर हमको इक्वेशन लिखनी है, तो r को वैसे लिख दोगे, और a कैसे लिखोगे, i प्लस जे माइनस के, ये हो गया r माइनस ए सब पोजीशन वेक्टर बना के लिखना है ना पॉइंट का, सिंपली। डॉट प्रोडक्ट। अब देखो b माइनस ए करना है, तो b में से a माइनस करो, i से i माइनस, ये हो गया 5i। फिर j से j माइनस, तो 4 माइनस 1 हो गया 3j माइनस 5 प्लस 1, तो -4k। इसका क्रॉस बनाना है किसके साथ, c माइनस ए के साथ, तो -4 माइनस 1, ये हो गया -5i। फिर -2 माइनस 1 हो गया -3j, और 3 माइनस -1 तो +4k। तो पहले क्या करोगे, इन दोनों का क्रॉस निकाल लोगे, डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लोगे ना। ये कैसे निकलेगा,
आई जे के 5 3 -4 -5, -5 - 3 4 ये तो 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट 0 आएगा देखना, -1 का डिफरेंस है तो 0 आएगा। आएगा आएगा, क्यों आएगा, मुझे देख के लग गया। देखो ये दो वेक्टर्स हैं, इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो, 5/-5 -1, 3/-3 -1, -4/4 -1, ये प्रोपोर्शनल है ना डायरेक्शन रेशियो। मैं ये कर देता हूं, ये वाला पार्ट में कर सर देता क्या पूछ रहे थे, एक बार दोबारा हूं। हाँ बताना। सुनो सुनो फिर से, इसको मैं कर देता हूँ। देखो मुझे कुछ नहीं पता क्या है ये, कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि मुझे सपना तो नहीं आएगा कि वेक्टर पैरेलल है एंटी पैरेलल है क्या है, वो तो नहीं आएगा। मैं जनरली सॉल्व करूंगा। देखो क्या सिचुएशन से हम, क्या सिचुएशन हमको मिलेगी आगे वो देखते हैं। अभी कुछ नहीं पता, ठीक है, इसको सॉल्व करो चुपचाप। ऐसे हो गया, ये निकालो जरा, कैसे निकालोगे, तो इस तरीके से निकालोगे ना। इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया, i इंटू, देखो 3 4 12 और -12 दिख रहा है, -3 इंटू -4, ये 0 हो गया। बोलो जल्दी। फिर -j कैप इंटू, ये कट गया ये कट गया, 5 4 20 -5 -4 ये भी 20 प्लस के -15 माइनस माइनस +15, तो ये भी 0 आ गया। तो मतलब ये 0 आ गया ना, यस सर। ये कितना आ गया, और आरएचएस में तो 0 चल ही रहा है। अब ये पूरा ही 0 हो गया, मतलब निकाल नहीं पा रहे हम लोग, प्लेन का इक्वेशन नहीं निकाल पा रहे। इसका मतलब ये है, इट मीन्स, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इसका। मतलब एक तो डैम श्योर हम ये हैं इस बात को लेके कि जो 3 पॉइंट्स है ना, वो तीनों कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर तो नहीं है। वो भी चेक कर सकते हैं कैसे, देखो जरा डायरेक्शन, इट मीन्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि हम प्लेन का इक्वेशन नहीं निकाल पा रहे। कोलिनियर पॉइंट्स कैसे हुए, देखो डायरेक्शन रेशियो निकालो जरा ए बी का, कितना आएगा निकालो जरा, बी -a करो जल्दी जल्दी। 6 -1 हो गया 5, 4 -1 हो गया 3, और -5 -1, ये -4 आ गया। डायरेक्शन रेशियो निकालो बीसी का, तो -4 -6 कितना हो गया, -10, -2 -4 -6, और 3 -5 8। देखो जरा प्रोपोर्शनल है ये, इसको मान लिया A1 B1 C1, इसको मान लिया A2 B2 C2। जरा A1/A2 चेक करो कितना आ रहा है, -1/2, यस सर, ये प्रोपोर्शनल है। B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब क्या हो गई, लाइंस पैरेलल हो गई, है कि नहीं, लाइंस पैरेलल हो गई या कोलिनियर हो गई, यस सर। रखते हैं। तो ये मैंने बहुत पहले बता रखा है कि अगर दो पॉइंट हैं, अगर उनसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास करेगी, तो फिर किसका इक्वेशन निकालेंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे। सो वी कांट फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, नहीं फाइंड कर सकते, यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ आई, बोलो। सर जो आपने पहले बोला था कि ये देख के डिटर्मिनेंट ही कि अच्छा ये तो 0 होगा, ये आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करा तो फिर लगा कि हाँ ये तो 0 आएगा, फिर तभी हाँ ना, हाँ, ये नहीं वो और कोई रीजन से आपने बोला था, क्या, लाइक यही रीजन से ना, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो आपको लगा कि हाँ लाइक वो आ रहा है, प्लेन का इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे हम। बट मुझे थोड़ा पहले लग गया था, बताऊं कैसे। देखो जो दो वेक्टर्स यहाँ पे, कैसे? दो वेक्टर्स जो लिखे हो जिनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, देखो 5 है यहाँ पे, -5 है, रेशियो क्या है, -1, 3 और -3, रेशियो क्या है, -1, ये -4 और ये +4, रेशियो फिर से -1।
तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। बोलो भाई। हाँ, और साइन 0 0, साइन 0 साइन 0 0 तो 0, पूरा हाँ, खा तो गया, क्रॉस प्रोडक्ट 0 भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो देख के ही सही है। लग गया पहले, बट ओके, कोई नहीं, हमें वो सपना तो नहीं आएगा वहां पे, और एग्जाम के प्रेशर में हमको ये सब दिखेगा भी नहीं। तो उसको सिंपल इस तरीके से प्रोसीड करोगे और लास्ट में रिजल्ट जब इस तरीके से आ जाएगा तो ये लिख दोगे पूरा। तो सिक्स्थ का ए पार्ट अच्छा क्वेश्चन था, आई होप बी ऐसा ना हो। तो बी में या तो वेक्टर फॉर्म से कर लेना या फिर कार्टेशियन फॉर्म से कर लेना। अगर देखो मान लो इस तरीके से नहीं आता है, कोई इक्वेशन मिल जाती है, तब तो हमारा आंसर ही आ जाएगा, है ना। जैसे इसको जब सॉल्व करोगे तो कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी, फिर उसको यहाँ पे लिख देना इस वाले जगह पे और इक्वल टू 0 कर देना, आंसर हो जाएगा। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो वो देख लो, ये एक्स वाई जेड तो वैसे ही छोड़ देना, ये वाले जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, x1, इसके अलावा एक्स वाई जेड के अलावा बाकी सारे x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऐसे हैं। तो ये जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 मान लेना, इसको x2 y2 z2 मान लेना, और इसको x3 y3 z3 मान लेना, और इसमें डाल देना, इक्वल टू 0 से इक्वेट करके डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना। तो सिंपल क्वेश्चन है, 6 वाला कर लोगे। यस सर, हो जाएगा। यस सर। जल्दी कंप्लीट करो, उसको कॉपी करो जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8th होमवर्क रहेगा, ठीक है। 8th वाला होमवर्क, 7th वाला एक वर्ड है, 1 वर्ड आंसर देख लो। ये 6 मार्कर जो मैं बता रहा था ना वही है, 2x प्लस वाई, अच्छा, देखना 6 मार्कर है ये बिल्कुल। 5, क्या करोगे पहले, इसको ये वाला फॉर्म बनाना है तुमको, तो 5 इधर ले आओ और x अपॉन 5/2 ऐसे लिख लो, y अपॉन 5 प्लस z अपॉन क्या लिखोगे, -1/5 इक्वल टू 1। बोलो सही। -1/5। तो x हाँ इंटरसेप्ट जी, हाँ क्या जी। हो गया, 5/2, y इंटरसेप्ट 5 और z इंटरसेप्ट -1/5। 6 मार्क्स पक्के हो गए बिल्कुल। 6 नंबर हो गया ना पक्का। तो वैसे क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल। 8th तो 8 मार्क्स वाला है, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता है वो। चलो सर 7, आने चाहिए ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन ना, मजे आएंगे। वो भी 6 मार्कर आने चाहिए ऐसे, और बच्चे कर नहीं पाएंगे, बहुत भारी है, छूट जाएगा। 7th और 8th जल्दी कंप्लीट यस, करो, 9th पे चलते हैं। मिटाऊं क्या इनको। यस सर, मिटा लो। यस सर। 9th क्वेश्चन देखो, 9th से फिर अच्छा अच्छा शुरू है, 9th 10th 11th 12th 13th 14th एमसीक्यू नहीं है, 4 पार्ट्स हैं तो एक मैं करूंगा। 13th में भी मैं क्या है, एक करूंगा 13th में भी। 12th एक क्वेश्चन है, करते हैं बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। 9th करते हैं पहले। देखो 9th, हालांकि जब मैं फॉर्मूला बता रहा था ये सब तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, फिर भी देखो, क्योंकि सारे क्वेश्चन छोड़ देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, find the equation of plane through the intersection of two planes this and passing through the point this। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पाई1 प्लेन हम लेते हैं, अभी भी पाई1 प्लेन ले रहे हैं, 3x - y प्लस 2z - 4 इक्वल टू 0। पाई2 प्लेन, दूसरा वाला प्लेन है x प्लस वाई प्लस z -2 इक्वल टू 0। इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से, अच्छा एक पॉइंट भी दे रखा है 2,2,1। पहले देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 and 2, पासिंग थ्रू 1 and 2 कैसे लिखेंगे, तो पाई1 का पूरा इक्वेशन लिख दो प्लस लैम्डा टाइम्स पाई2 का पूरा इक्वेशन लिख दो इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये फॉर्मेट होता है, और फिर इस पॉइंट से पास करके लैम्डा निकाल लेते हैं और डाल देते हैं यहाँ पे, है ना, ये तरीका होता है। तो पाई1 लिखो पूरा पूरा, कैसे लिखोगे, 3x - y प्लस 2z - 4
अच्छा एक एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हम 0 लिखें, 0 क्यों लिखे वो समझ लो, क्योंकि डेरिवेशन मैंने ऐसे नहीं कराया था। डेरिवेशन में क्या किया था, ये कांस्टेंट मैंने आरएचएस पे शिफ्ट किया था, कांस्टेंट को आरएचएस पे शिफ्ट किया था, अगर तुम्हें याद हो तो अगर इस तरीके से करना है फिर क्या करना है, कांस्टेंट को आरएचएस पे शिफ्ट करके करना है। 3x माइनस वाई प्लस 2z और लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। अब कांस्टेंट शिफ्ट करो जरा उधर, तो ये हो गया 4 प्लस 2 लैम्डा। देख के बताओ, या तो ऐसे लिखो, या फिर अगर तुम्हें ये फॉर्म लिखना है कांस्टेंट को इधर ही रख के, तो लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0 ऐसे लिखो। तो उस केस में फिर ऐसे करना पड़ेगा, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों ही करेक्ट है। कैसे करेक्ट है वो भी समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे ये 4 कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे डाल लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बन जाएगा। ये 2 लैम्डा है, इसको यहाँ पे ले जाओ और लैम्डा बाहर कर लो, माइनस 2 अंदर डाल दो, ये हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो भाई। यस सर। तो या तो ये वाला फॉर्म लिख लो, इस वाले फॉर्म में अगर आरएचएस में 0 रखोगे तो पूरी प्लेन की इक्वेशन पाई 1 होगी, और अगर ऐसे रखना है तो सर फिर एक बार दोबारा बता दो। देखो मैं ये बोल रहा हूं, या तो ये फॉर्म लिख सकते हो या फिर ये फॉर्म लिख सकते हो। अब इस फॉर्म में ध्यान तुम्हें ये रखना है कि कांस्टेंट आरएचएस पे है। मैं तो बोलता हूं ये फॉर्म मत यूज करो, पूरा प्लेन का इक्वेशन इस तरीके से यूज करो, क्योंकि ऐसे करोगे तो फिर कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना पड़ेगा दोनों साइड से, और 4 प्लस 2 लैम्डा ऐसे लिखोगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। शायद हमने डेरिवेशन इस तरह से किया हो, या क्या पता हमने इस तरीके से किया हो, एक बार कॉपी देख लेना। ये वाला फॉर्म बिना कोई कंफ्यूजन के कर लोगे। तो इसको मैं कट कर देता हूं, ऐसे ना करो, क्योंकि पाई 1 का मतलब पूरे प्लेन का इक्वेशन, कांस्टेंट क्यों शिफ्ट करना उधर, है ना। तो आरएचएस में 0 रखो और इस तरीके से कर लो, पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0। तो प्लेन 1 का पूरा इक्वेशन रख दो कांस्टेंट के साथ, और प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 का इक्वेशन इक्वल टू 0। अब ये जो प्लेन है वो पास कर रहा है कौन से पॉइंट से, 2,2,1 से। तो x को 2, y को 2, z को 1 रखो, यहां से लैम्डा निकाल लो। तो ये हो गया 3 2 6 माइनस 2 और प्लस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स कितना हो गया, 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। एक 2 से 2 उड़ गया, ये हो गया 3 लैम्डा, और इधर कितना हो गया, इधर ये 2 से 2 कट गया, और 6 माइनस 4 हो गया 2 इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मिली -2/3। इसको कहां पे डालोगे, इस वाले इक्वेशन नंबर 3 में। तो इस इक्वेशन में डाल दो लैम्डा की वैल्यू, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, और लैम्डा की जगह पे -2/3 x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 3 9 माइनस 2 7x, मैं एक ही बार में लिख देता हूं, -3 और ये -2, -5y 6 और -2, तो प्लस का 4z। अब देखो कांस्टेंट, -12 और +4, -12 +4 -8, वहां जाके +8। ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? आगे यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखो वेक्टर फॉर्म दिया है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। हमने जब इसको डिराइव किया था ना, तो वहां पे भी एक क्वेश्चन किया था। पाई 1 पहला प्लेन है, क्वेश्चन नंबर 10। पाई 1 प्लेन का इक्वेशन दिया है r इंटू एन वेक्टर। ये वाला देखो r है, ये n वेक्टर है, n1 वेक्टर मान लो, इसको d1 मान लो। ये नॉर्मल डिस्टेंस नहीं है, ठीक है।
इसको मान लिया n2 वेक्टर और इसको मान लिया d2। अब देखो r डॉट n1 इक्वल टू d1, ये पहला इक्वेशन है। पाई 2 क्या हो गया, r डॉट n2 इक्वल टू d2, सॉरी d2 स्केलर नंबर है। पासिंग थ्रू पॉइंट p दिया है 2, 1, 3। तो क्या होता है रिजल्टेंट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 एंड 2, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 एंड 2। लैम्डा निकालने का प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने अभी किया है, पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। वेक्टर फॉर्म है, कांस्टेंट है हमारे पास RHS में, तो ये वाला फॉर्म लिखना है। पाई 1 r डॉट n1 मतलब 2i प्लस 2j माइनस 3k और लैम्डा टाइम्स r वेक्टर इंटू 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। एक्चुअली मुझे r को बाहर कर लेना चाहिए था, तो r वेक्टर, अब यहां देखो 2i 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। ठीक, अब r की जगह पे x y z रख दोगे, और इन दोनों वेक्टर्स को एक साथ लाइक टर्म्स, तो 2 प्लस 2 लैम्डा i, 2 प्लस 5 लैम्डा j और माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा k इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। डॉट प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, y इंटू 2 प्लस 5 लैम्डा, z इंटू माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 7 प्लस 5 लैम्डा। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2, 1, 3। तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, z की जगह पे 3 पुट करोगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लोगे। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, समझ लो, यहां तक तो पहुंचा दिया। अब इसमें क्या करना, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, z की जगह पे 3 डाल के लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब लैम्डा मिल जाएगा तो इस वाले में पुट करना, इक्वेशन 4 उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो आफ्टर लैम्डा पुट इट्स वैल्यू in equation number 3 to get the equation of required plane। इसमें जब पुट करोगे इस वाले में तो क्या करना, एक बात का ध्यान रखना, r को r रख देना, ठीक है, इस वाले को r रख देना। और कैसे लिखोगे, r वेक्टर और उसके बाद यहां पे लैम्डा पुट करना, जहां जहां मैं सर्कल कर रहा हूं, यहां पुट करना, यहां पुट करना और यहां पुट करना और यहां भी पुट करना। तो ये LHS जो है वो पूरा सिंप्लीफाई होके कोई नया वेक्टर मिल जाएगा और यहां पे कोई नया कांस्टेंट मिल जाएगा, तो ये भी एक रिजल्टेंट प्लेन के फॉर्म में आ जाएगा और ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास पे इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे, 11th 12th 13th और 14th, ये हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो आज के लिए इतना ही है, कॉपी करके जा सकते हो।